So, hello doctors, welcome to our channel. Recently, we have started the series Rule of Two Diagnostic Approach. Now, we will discuss about the case second in this video. We will keep it brief with a look on other differential diagnosis, and we will compile this case in this video. So, क्या हिस्ट्री थी पेशेंट की? हेयर इज़ अ पेशेंट. हिस्ट्री है कि एक पेशेंट है, अल्कोहलिक है, वो अल्कोहलिक मेल है. पेन कहाँ पे है? एपिगैस्ट्रियम में. पेन कैसा है? शार्प. सडन ऑनसेट था उसका. रेडिएशन बैक में था. कहाँ पे? मिड बैक में. ठीक है, मिड बैक में. और पेन एग्रावेट हो रहा है उसका लेटने पे और रिलीव हो जाता है बैठने पे. एंड देयर इज़ कंप्लेन ऑफ डिस्टेंशन विद नोजिया एंड वोमिटिंग. और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे क्या मिला हमें? उसके टेंडरनेस मिली है एपिगैस्ट्रियम रीजन में और फॉलोइंग साइंस मिले हैं इंस्पेक्शन में, जिसकी अभी पिक मैं आपको दिखाऊंगा इस हिस्ट्री के बाद. और बाउल साउंड प्रेजेंट हैं. सो आगे आगे क्या है? वाइटल स्टेबल हैं पेशेंट के. सीरम अमाइलेज लाइपेज भेजा था जो कि बढ़ा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ द बेसलाइन वैल्यू. एंड सीरम कैल्शियम जो है पेशेंट का थोड़ा डिक्रीज है. और यूएसजी कराया है, उस पर हमें डिस्टेंडेड बाउल लूप्स मिले हैं. और हिपैटोबिलियरी सिस्टम जो है, मतलब लीवर, गोल ब्लैडर, बाइल डक्ट, वो सभी जो हैं विद इन नॉर्मल लिमिट हैं. उसका हमने सीटी कराया है आफ्टर 72 आवर्स और उसकी पिक्चर भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा. सो क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है और मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या रहेगा हमारा इस केस में. सो हिस्ट्री आपको बता दी है, एग्जामिनेशन की फाइंडिंग बता दी है, जो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन थी वो करा ली है, यूएसजी हो गया है, सीसीटी हो गया है. अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि पेशेंट को है क्या. और ये हैं जो साइन जो बोले थे यहाँ पे कि साइन देखने को मिले हैं इंस्पेक्शन पे, ये हैं वो साइंस. यहाँ पे अम्बलाइकस के अराउंड देखने को मिल रहा है यहाँ पे रेडनेस. और ये पेशेंट का फ्लैंक है, यहाँ पे भी रेडनेस देखने को मिल रही है. और ये है सीटी की फाइंडिंग. यहाँ पे ये सिटी की फाइंडिंग है. इसको अभी अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. पहले हम देखेंगे कि हमारा हिस्ट्री के बेसिस पे क्या क्या बन रहा है, एग्जामिनेशन के बेसिस पे क्या क्या बन रहा है उसके बाद. और ये एक एक्सरे भी कराया मैंने यहाँ पे, जो कि डायलेटेड लूप्स शो कर रहा है इंटेस्टाइन के. ये वाले डायलेटेड लूप्स देखने को मिल रहे हैं. पेरिफेरी में भी देखने को मिल रहा है ये यहाँ पे और यहाँ पे भी. तो ये डायलेटेड लूप्स देखने को मिल रहे हैं अपन को एक्सरे पे. ठीक है, आगे अब हिस्ट्री देख लिया, एग्जामिनेशन देख लिया, रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन हो गया. तो एज अ क्लिनिशियन आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए कि भाई इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होंगे हमारे पास. और डिफरेंशियल डायग्नोसिस की एक लिस्ट बनेगी. मान लो अपन ने बना ली है 5-6 डिफरेंशियल डायग्नोसिस. अब उसमें से मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है वो एक निकल के आएगा, वो है मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस. अब जो कोई डायग्नोसिस आएगा उसकी इटियोलॉजी हमें पता होनी चाहिए. इटियोलॉजी क्यों पता होनी चाहिए? अगर आपको इटियोलॉजी नहीं पता तो मान लो आपने ट्रीट तो कर दिया उसको, पर आपने इटियोलॉजी पता नहीं की, तो वो दोबारा पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास, रिकरेंस के साथ आएगा पेशेंट दोबारा यही बीमारी लेके. तो इटियोलॉजी हमें पता होनी चाहिए. और मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेंगे. ठीक है, तो जब पेशेंट को हम मैनेज करेंगे तभी हम जब उसको डिस्चार्ज करेंगे तो हमें इटियोलॉजी ज़रूर पता होनी चाहिए उसकी डिजीज़ की, ताकि वो रिकरेंस लेके हमारे पास दोबारा ना आए. तो ये हमारी अप्रोच रहेगी इस पेशेंट को लेके. ठीक है जी. तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके सबसे पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस. सो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं जो पेशेंट हमारे पास आया है. तो क्या है पेशेंट को पेन है एपिगैस्ट्रियम रीजन में. पेन में आपको मैंने पहले बता दिया था कि पेन में हम हिस्ट्री लेते हैं सोक्रेट. कैसे? ऐसे सोक्रेट, ऐसे. ठीक है, तो ऐसे होता है. साइट क्या है, ऑनसेट कैसा है, ग्रेजुअल है, सडन है, करेक्टर क्या है पेन का, रेडिएशन है या नहीं, और एग्रावेटिंग रिलीविंग फैक्टर क्या है, और कितने टाइम से पेन है. तो ये सब हमें पूछना है पेन में. तो ये है सोक्रेट. ठीक है, और उसके बाद हमारा आ गया फर्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस. इसमें क्या है? इसमें अपन का क्या है? एपिगैस्ट्रियम में पेन है जो कि शार्प है, सडन ऑनसेट है और रेडिएट कर रहा है बैक में. कहाँ पे? मिड बैक में. यही हिस्ट्री थी.
और पेशेंट का जो पेन है वो बढ़ रहा है लेटने पे और कम हो जाता है बैठने पे, और उसके साथ पेशेंट को नोज़िया और वोमिटिंग भी है। हमने पेशेंट के सीरम अमाइलेज लाइपेज कराए हैं जो कि हिस्ट्री में 3 फोल्ड्स इंक्रीज़ मिले हैं बेसलाइन से, और उसका कैल्शियम जो है सीरम कैल्शियम वो थोड़ा कम है। यूएसजी विद इन नॉर्मल लिमिट है और थोड़ा बल्कि पैंक्रियाज भी आया है। तो ये केस है। अभी अगर आप इन सारी चीज़ों को कंपाइल करेंगे तो ये आपका केस बनता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस का पेन जो है मिड बैक में रेडिएट करता है। सीरम अमाइलेज लाइपेज जो हैं उसमें बड़े हुए होते हैं। अमाइलेज स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये और कंडीशंस में भी रेज्ड हो सकता है, पर जो हमारा लाइपेज है वो पैंक्रियाज के लिए बड़ा ही स्पेसिफिक टेस्ट माना जाता है। इसलिए लाइपेज अगर बढ़ा हुआ मिला है तो आप एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की तरफ ही सोचेंगे। ठीक है। सीरम कैल्शियम कम क्यों होता है? क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन होता है पैंक्रियाज का और स्पोनिफिकेशन होता है फैट का, जिसमें कैल्शियम यूज्ड होता है। कैल्शियम को वो गैदर करता है अपनी तरफ, तो ये सीरम में कम मिलता है, सीरम कैल्शियम डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये और यूएसजी पे मिला ही है बल्कि पैंक्रियाज, क्योंकि एडीमा हो रखा है पैंक्रियाज का। अगर पैंक्रियाज का एडीमा होएगा तो बल्कि पैंक्रियाज मिलेगा। इसलिए ये सारी फाइंडिंग पॉइंट्स टुवर्ड द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। अब सेकंड केस देखते हैं। तो एक हो गया एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। अब क्या है? पेन है एपिगैस्ट्रियम में, एक्सेसिव नोसिया है, वोमिटिंग नहीं है उस पेशेंट को, एक्सेसिव नोसिया, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग मतलब पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि मैं एक रोटी खाता हूँ उस पर भी पेट भरा भरा रहता है। तो ये कंप्लेन होती है ब्लोटिंग की कि थोड़ा सा खाते ही पेशेंट का पेट भर जाएगा। और जो ये पेन है पेशेंट का वो डिक्रीज़ हो जाता है जब वो वोमिटिंग इंड्यूस करता है। वोमिटिंग पे पेन में रिलीफ मिलता है पेशेंट को, और पेन बढ़ता है फूड इनटेक पे या फैटी मील पे। तो ये हो सकता है एक। और जो रेडिएशन है इस पेन का वो राइट शोल्डर की तरफ है और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ राइट स्कैपुला। तो ये स्टार पॉइंट है यहाँ पे कि रेडिएशन टिपिकल मिलेगा उसका राइट शोल्डर में और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में। फैटी मील पे बढ़ता है, ब्लोटिंग है, एक्सेसिव नोजिया है। तो ये डायग्नोसिस क्या है यहाँ पे? ये डायग्नोसिस है कोलीलिथियासिस का। ठीक है जी। ये कोलीलिथियासिस में मोस्ट कॉमन एंड अर्ली सिम्टम जो है वो आपको मिलेगा नोजिया और साथ में ब्लोटिंग। और अगर रेडिएशन मिलता है तो ऐसा कुछ रेडिएशन मिलेगा आपको, और फूड इनटेक पे बढ़ता है। ठीक है। फैटी मील पे भी, क्योंकि फैटी मील में क्या है, कोलिसिस्टेकाइनिन रिलीज़ होता है, वो जाता है इधर गोल ब्लैडर के पास। मान लो यहाँ पे स्टोन है, गोल ब्लैडर पे वो जाएगा, गोल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो पेन होएगा। तो कोली की पेन मिलेगा यहाँ पेशेंट को, कोली की पेन। ठीक है। तो ये डायग्नोसिस बना हमारा कोलीलिथियासिस का इस हिस्ट्री के बेसिस पे। ठीक है। और एक टिपिकल जो प्रेजेंटेशन होती है कोलीलिथियासिस में वो होती है, फीमेल मिलेगी आपको 40 ईयर ओल्ड के आसपास, फेयर कंप्लेक्शन होएगी और वो फैटी फीमेल होएगी, थोड़ी हेल्दी होएगी, ओबीस। अगर ये पेशेंट लेके आता है ये वाली कंप्लेंट्स तो आप सोचेंगे कोलीलिथियासिस। और कोलीसिस्टाइटिस में भी पेशेंट जा सकता है, उसमें आपको एक साइन मिलेगा मर्फीज़ साइन। मर्फीज़ साइन मिलेगा उसमें। मर्फीज़ साइन में क्या होएगा? ये है एब्डोमेन, यहाँ पे राइट हाइपोकोंडियम, ये एम्ब्लाइकस, ये हमारी रेक्टस मसल, इसके लेटरल बॉर्डर पे, और यहाँ पे सब कोस्टल मार्जिन, ये इसके लेटरल बॉर्डर और सब कोस्टल मार्जिन के नीचे अगर आप दबाओगे, प्रेशर एग्जर्ट करोगे यहाँ पे राइट हाइपोकोंड्रियम में ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, तो जब गोल ब्लैडर नीचे आएगा इंस्पिरेशन के साथ, क्योंकि क्या कंडीशन है, कोलीसिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो रखा है हमारे गोल ब्लैडर का ऐसे। तो जब आप यहाँ पे ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन प्रेशर पुट करोगे तो तब ये जीबी नीचे आएगा इंस्पिरेशन के साथ।
तो जब आपकी फिंगर इस पे हिट करेगी यहाँ, तो पेशेंट क्या करेगा, इंस्पिरेशन के दौरान देयर इज़ अ कैच इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, क्योंकि पेन हुआ है पेशेंट को, आपकी फिंगर हिट करी है इन्फ्लेम्ड जीबी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं मर्फी साइन। ठीक है जी, तो मर्फी साइन डिपिक्ट करता है कोलिसिस्टाइटिस को। तो ये हो गया हमारा सेकंड डायग्नोसिस। फिर चलते हैं हम थर्ड के पास। थर्ड में क्या है, पेन है एपिगैस्ट्रियम में पेशेंट को, सडन हुआ है, वो भी रेडिएशन कहाँ पे है, बैक में, बिटवीन द इंटरस्कैपुलर रीजन। ये मान लो बैक है और ये स्कैपुला है पेशेंट की। ठीक है, तो एपिगैस्ट्रियम में पेन शुरू हुआ, इंटरस्कैपुलर रीजन में रेडिएट कर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, लोअर बैक की तरफ पियर्स करता हुआ बीच से ऐसे। और कैसा होएगा पेन, शार्प कटिंग नेचर का पेन होएगा पेशेंट को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हाइपरटेंशन की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला करेक्टर, शार्प कटिंग नेचर का पेन नीचे की तरफ इंटरस्कैपुलर रीजन से बैक की तरफ रेडिएट करेगा। ये पेशेंट जो है हमारे पास, ये पेशेंट है एओर्टिक डायसेक्शन का। ठीक है जी, तो ये एक हमारा थर्ड डायग्नोसिस, ये वाली हिस्ट्री मिलेगी इसमें। तो ये पेशेंट आप सोचोगे कि एओर्टिक डायसेक्शन का है, हिस्ट्री मिलेगी हाइपरटेंशन का, लेकिन जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा तब वो मिल सकता है आपको हाइपोटेंशन में। हाइपोटेंशन में क्यों, क्योंकि एओर्टिक डायसेक्शन हो चुका है, एओर्टा फट चुका है, तो उससे सिस्टमिक जो उसका बीपी है वो फॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये फाइंडिंग आपको मिल सकती है जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा एओर्टिक डायसेक्शन का इमरजेंसी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड केस। नाउ मूविंग टू द फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है, पेन है एपिगैस्ट्रियम रीजन में, बर्निंग पेन है, वो बोलेगा मेरे को जलन हो रखी है, जलन। और रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन मतलब स्टमक का कंटेंट जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ इसोफेगस से ओरल कैविटी में आएगा। ठीक है, नोज़िया और साउर ब्रैश उसको मिलेंगी और इसको पेन बढ़ता है फूड इनटेक पे। तो ये क्या क्या हो सकता है, इसके डीडी क्या क्या हो सकते हैं इस प्रेजेंटेशन के। सबसे पहले मैं, और यहाँ पे हिस्ट्री मिल सकती है डिक्रीज एपेटाइट की, है ना, डिक्रीज एपेटाइट की। तो इसमें सब में हिस्ट्री मिल सकती है आपको गैस्ट्राइटिस की, तो ये गैस्ट्राइटिस हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये आपको हाइटस हर्निया की पिक्चर मिल सकती है। थर्ड, ये पेप्टिक अल्सर में भी हो सकता है। और पेप्टिक अल्सर में दो होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर मोस्ट कॉमन होता है और ड्यूडेनल अल्सर में जो है वो फूड इनटेक पे रिलीफ मिलता है पेन में। गैस्ट्रिक अल्सर में पेन बढ़ता है फूड इनटेक पे। ठीक है, फूड इनटेक पे पेन बढ़ेगा तो पेशेंट खाएगा नहीं, पेशेंट खाएगा नहीं तो थिन होगा। इसमें फूड इनटेक पे रिलीफ मिलता है पेन में और पेशेंट खाएगा तो पेशेंट थोड़ा ओबीज या हेल्थी मिल सकता है आपको ड्यूडेनल अल्सर में। सो दीज आर द 3 डायग्नोसिस फॉर दिस प्रेजेंटेशन, गैस्ट्राइटिस, हाइटस हर्निया, पेप्टिक अल्सर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका फोर्थ केस। और ये इसमें फूड पे क्यों बढ़ता है और फूड इनटेक पे इसमें रिलीफ क्यों मिलता है, ये आप पढ़ के आएंगे। फिर बढ़ते हैं फिफ्थ केस की तरफ। फिफ्थ केस में क्या है, ये है हमारा फिफ्थ केस। इसमें क्या मिलेगा, इसमें पेन एपिगैस्ट्रियम है पेशेंट को। ठीक है, शार्प है पेन, सडन है, सीवियर इंटेंसिटी का है। सीवियर इंटेंसिटी मतलब नॉन बियरेबल, प्लस डेली एक्टिविटीज़ को हैम्पर कर रहा है पेशेंट की, ऐसा पेन। तो पेन शुरू हुआ है एपिगैस्ट्रियम में और फिर शिफ्ट कर गया है पेशेंट का पेन, शिफ्टेड राइट इलियक फोसा में पेन शिफ्ट हो गया है। और उसको पहले से हिस्ट्री है बर्निंग पेन की एपिगैस्ट्रियम में, और वो एनसेड्स भी ले रहा है जॉइंट पेन के लिए। और जब से उसको ये प्रेजेंटेशन हुई है सडन शार्प पेन इन एपिगैस्ट्रियम रेडिएटिंग और शिफ्टेड टू द राइट इलियक फोसा, तब से वो कंप्लेन भी कर रहा है ऑब्स्टिपेशन की। ऑब्स्टिपेशन मतलब ना ही तो वो फ्लैटस पास कर रहा है, ना ही वो फीकल मैटर पास कर रहा है। और जब आपने टच किया उसके एब्डोमेन पे, पैल्पेशन पे, तो वो टेंडर है, गार्डिंग है और रिजिडिटी है उसके एब्डोमेन पे, पूरा बोर्ड लाइक रिजिडिटी देखने को आपको मिल रही है। तो यहाँ पे आप क्या सस्पेक्ट करेंगे इस केस में, इस केस में। और आपके लिए एक हिंट है, जैसे कि ये हमने उसका एक्सरे कराया तभी कि एक बार एक्सरे करा के देख लेते हैं। और आपको यहाँ पे देखने को लिए मिल रही है ये फंडल एयर, ये तो फंडल एयर है, स्टमक का पार्ट होता है फंडस, उसके अंदर की एयर यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि एक
नॉर्मल फिनोमिना है। बट यहाँ पे देखिए ये डायफ्राम है यहाँ तक, ये इधर का डायफ्राम, ये इधर का, यहाँ पे आपको एयर देखने को मिलती है, तो ये बहुत ही एबनॉर्मल है। ये नॉर्मल इंडिविजुअल में आपको नहीं मिलेगी और इस फाइंडिंग को बोलते हैं हम न्यूमोपेरिटोनियम। न्यूमो मीन्स एयर, पेरिटोनियम। तो आपको राइट डोम ऑफ डायफ्राम के नीचे अगर एयर मिल रही है तो समझ जाना कि यहाँ पे या तो परफोरेशन का है सीन, या फिर ये कोई बावल लूप जो है यहाँ पे है, उसको बोलते हैं चिलाडाती सिंड्रोम। सो परफोरेशन इज़ मोस्ट कॉमन। तो ये परफोरेट हो चुका है, तो ये क्या है, अब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। बर्निंग पेन है, बर्निंग पेन मीन्स गैस्ट्राइटिस है। एनसेड्स हैं, मतलब एनसेड्स से क्या करते हैं, एनसेड्स हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ये कोक्स इनहिबिटर होते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा, E2 क्या करता है, म्यूकस फॉर्मेशन करता है स्टमक में। अगर एनसेड्स दिए, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बना, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 नहीं बना, म्यूकस नहीं बना, तो HCl का एक्सपोजर क्या है, बढ़ जाएगा। अगर बर्निंग पेन है तो गैस्ट्राइटिस का कोज हो सकता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, और अगर HCl बढ़ेगा अल्सर के ऊपर, ये अल्सर है, इस पर HCl ज़्यादा बढ़ेगा तो ये इसको फाड़ देगा, मतलब परफोरेशन हो जाएगी। तो पेन एपिगैस्ट्रियम में सडन में है, ये है। और राइट इलियक फोसा का क्या सीन है इधर, क्योंकि एपिगैस्ट्रियम से जब अल्सर फटेगा तो वहाँ जो गैस्ट्रिक कंटेंट हो थोड़ी देर के बाद शिफ्ट कर जाएंगे नीचे राइट इलियक फोसा की तरफ, क्योंकि ये डिपेंडेंट पार्ट है, तो पेन वहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। और ये ऑब्स्टिपेशन क्यों है, क्योंकि अंदर पेरिटोनाइटिस हो चुका है, पेशेंट को पेरिटोनाइटिस होएगा तो फ्लैटस वो फीकल मैटर पास नहीं करेगा, और ये फाइंडिंग है सारी पेरिटोनाइटिस की एग्जामिनेशन पे, ये वाली। तो ये केस जो बना यहाँ से वो बना है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ परफोरेशन का। तो इसका की पॉइंट क्या मिला, पेन एपिगैस्ट्रियम में स्टार्ट हुआ और शिफ्ट राइट इलियक फोसा की तरफ हुआ है थोड़ी देर बाद, तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ परफोरेशन सोचेंगे आप इस केस में। और ये पेन बैक की तरफ भी रेडिएट करता है, ठीक है जी। तो ये हैं आपके पाँच डायग्नोसिस डिफरेंशियल, ठीक है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या बता दिया मैंने, एक आ गया एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, दूसरा आ गया कोलीलिथियासिस और कोलीसिस्टाइटिस, थर्ड वन इज़ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ परफोरेशन, फोर्थ वन इज़ गैस्ट्राइटिस हाइटस हर्निया, और and other is peptic ulcer disease only, no perforation, and the fifth one is aortic dissection. So in these three cases, acute pancreatitis, peptic ulcer disease, perforation, aortic dissection, there will be radiation of pain to back. So these are the three conditions in which there is a radiation of pain to back when the pain start in the epigastrium. So this is the thing. So this is our case, and the finding of the these pictures ये है यहाँ पे. So there will be redness around the umbilicus. This is known as the Cullen sign, and this is known as the flank वाला ग्रे टर्नर साइन, ठीक है, ग्रे टर्नर साइन. सो इनका रीज़न क्या है दोनों का, क्योंकि पेंक्रियाटाइटिस में पेंक्रियास रिलीज़ करता है इलास्टेज एंजाइम, जो कि इलास्टेज डैमेज करता है वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को, और वहाँ पे हेमरेज होता है, जो कि यहाँ से पूरे एब्डोमेन की वाल से ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट करता है हेमरेज, और यहाँ पे स्किन को कलर देता है, यहाँ पे रेड, ये और फ्लैंक्स में, ठीक है. तो ये अम्बिलिकस के अराउंड रेडनेस करेगा और फ्लैंक्स में रेडनेस करेगा. सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड द कलन साइन एंड द ग्रे टर्नर साइन. और सिटी में क्या है, सिटी देख लेते हैं एक बार. ये यहाँ पे आ गया अपना लीवर, ये किडनी होगी राइट लेफ्ट, ये किडनीज होंगी यहाँ पे, ठीक है. और ये स्ट्रक्चर देखो, ये वाला यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमारा है पेंक्रियास, ठीक है. पेंक्रियास हो गया ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, और ये देखो पूरा वाइट है यहाँ पे, पूरा वाइट दिख रहा है, पूरा का पूरा वाइट. तो ये है होमोजीनियस है ये. और इसके अराउंड देखो ये ब्लैक, ये वाला यहाँ, ये ब्लैक दिख रहा है ना इसके अराउंड. तो ये कैसा है,
ग्रे कलर का और ब्लैक कलर का, ये है फ्लूइड। और यहाँ पे जो पेंक्रियाज है वो नॉर्मल विड्थ से ज़्यादा विड्थ का है, विड्थ ज़्यादा है इसकी 2 सेंटीमीटर से। सो ये हो गया हेड, ये हो गया बॉडी और ये हो गया टेल। तो हेड बॉडी टेल, हेड बॉडी टेल, और ये विड्थ बढ़ी हुई है, विड्थ बढ़ी हुई है और साइड में ये ब्लैक कलर का फ्लूइड है। तो ये क्या है, पेंक्रिएटाइटिस विथ फ्लूइड, पेरी पैंक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन। सो दिस इज द फाइंडिंग ऑफ CCT एब्डोमेन इन दिस केस। होमोजीनियस है ये। और अगर यही पेंक्रियास कुछ ऐसा दिखता आपको, कुछ ऐसा दिखता कि यहाँ से तो होमोजीनियस है ऐसे पूरा, पर यहाँ पे इसके सेंटर में कोई ब्लैक पैच ऐसे दिखता, होमोजीनियस नहीं रहा ना अब ये हो गया है हिट्रोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पैच मिल रहा है बीच में। ये एरिया हो सकता है नेक्रोसिस का। ठीक है जी, नेक्रोसिस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट नेक्रोटिक पैंक्रियाटाइटिस। तो इसका डायग्नोसिस बनेगा हमारा एक्यूट नेक्रोटिक पैंक्रियाटाइटिस का। बट यहाँ पे होमोजीनियस है तो मतलब इनिशियल स्टेज में है, माइल्ड टू मॉडरेट में। अगर नेक्रोसिस आएगा तो सीवियर में चले जाएगा। तो सीवियर CT पे एक इंडेक्स होता है, CT सीवियरिटी इंडेक्स। अगर वो 8 से ज़्यादा होता है तो उसमें हम सीवियर पैंक्रियाटाइटिस का डायग्नोसिस बनाते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन, ये हो गया ये। और यहाँ पे ये क्या है, ये कोलोन है आपका, डायलेटेड है यहाँ भी। तो एक साइन होता है पैंक्रियाटाइटिस में, कोलोन कट ऑफ साइन, क्योंकि इन्फ्लामेशन होती है पैंक्रियाटाइटिस में। तो जो हमारा यहाँ पे सिग्मोइड फ्लैक्चर है, सिग्मोइड फ्लैक्चर यहाँ पे वो स्पाज़ में चला जाता है, जिसकी वजह से कोलोन डायलेट हो जाता है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं कोलोन कट ऑफ साइन। सो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे दोबारा यहाँ से, ये आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कहाँ पे, ये डिस्टेंशन आ रखा है यहाँ पे, कंप्लेन ऑफ डिस्टेंशन। तो ये एक रीज़न इस डिस्टेंशन का ये है कि कोलोन कट ऑफ साइन वगैरह है, और एक रीज़न हो सकता है कि पैंक्रियाटाइटिस में थोड़ा बहुत असाइटिस आपको देखने को मिलता है, तो ये असाइटिस भी हो सकता है। तो ये 2 रीज़न हो गए यहाँ पे, असाइटिस और ये ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से, कोलोन की सब वजह से, क्योंकि कोलोन डायलेटेड पड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका पैंक्रियाटाइटिस। और ये क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है, आफ्टर 72 आवर्स ही हमने CT कराया, क्योंकि जो चेंजेस हैं पैंक्रियाटाइटिस के वो CT पे देखने को मिलते हैं आफ्टर 72 आवर। तो इसलिए आप जल्दी CT नहीं कराएंगे, आप वेट करेंगे 48 to 72 आवर का। ठीक है जी। तो ये हो गया है अपना ये। फिर मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी की होती है पैंक्रियाटाइटिस की, गैलस्टोन्स। ठीक है जी। और सेकंड मोस्ट कॉमन अल्कोहल। तो ये हो गया हमारा इटियोलॉजी। इसलिए हमें एक USG भी कराना पड़ेगा पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट में, ताकि कोई गोल्ड स्टोन ना हो, क्योंकि गोल्ड स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, USG। ठीक है। तो ये ठीक है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब पैंक्रियाटाइटिस होता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, उससे एक्सुडेट बनते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, थर्ड स्पेस लॉस। इसकी वजह से पेशेंट चला जाता है अपना शॉक में। तो आपकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट रहेगा वो रहेगा IV फ्लूइड, और उसमें भी RL इज़ द फ्लूइड ऑफ चॉइस। तो आपको IV फ्लूइड्स देने हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट शॉक में ना जाए और उससे पेशेंट की डेथ ना हो। तो आपको ये देनी है। और एंटीबायोटिक्स दे सकते हो आप, वो देंगे आप 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स। ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस IV फ्लूइड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सेकेंड केस इन सीरीज ऑफ रूल ऑफ 2 डायग्नोस्टिक अप्रोच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और काफ़ी हेल्पफुल होएगा आपके लिए जब आप दोबारा अवार्ड में या इमरजेंसी में जाओ। सो थैंक यू फॉर दिस great session and keep sharing, keep loving. We will upload these type of content on our YouTube channel and we will keep you update. Thank you.